हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की, आज हमारा 8th लेक्चर है। अगर आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगी, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने डिटेल वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स भी नहीं देखे हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर हम बात करेंगे ना, यहां से एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। यहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन 1991 India faced an economic crisis primarily due to which of the following issues? क्वेश्चन आपने आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर जाके आपको आंसर करना है। इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस फेस की, हम सब जानते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर दैट? आपने यहां पे बताना है प्राइमरी इशू क्या था जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। High inflation and a significant fall in the value of rupee, inability to repay external debt and depletion of foreign exchange reserves, political instability leading to a slowdown in economic growth, या rising unemployment and stagnation in industrial production। बताओ। तो इसका यहां पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। जो 1991 में इंडिया ने क्राइसिस फेस की ना, इनको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया हैज इनएबिलिटी टू रिपे एक्सटर्नल डेट। इंडिया के पास बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका था, लेकिन इंडिया के पास अब पैसे ही नहीं बचे थे कि उस डेट को वो रिपे कर सके। एंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और आरबीआई के पास, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता था ना, यानी जो बाहर की करेंसीज, यूएस डॉलर हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, वगैरह वगैरह, वो बहुत कम पहुंचे थे। बहुत कम दिनों तक अब हमारे पास पैसे बच चुके थे कि हम बाहर वाली चीजें खरीद सके जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं। ठीक है, जरा यहां पे हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इज अ स्टेटमेंट that records all economic transactions made between a country's resident and the rest of world। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। किसका? रिकॉर्ड्स का। उस रिकॉर्ड के अंदर क्या होती है, जितने भी देशों के लोग आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, यानी इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया, यूएस, इंडिया, ईरान, ठीक है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है ना, उसका रिकॉर्ड किसके पास होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ पैसा बाहर से आता है, कुछ यहां से चला जाता है। अब सोर्सेज ऑफ मनी इन क्या क्या है? जैसे एक्सपोर्टिंग गुड्स, आपने चीजें बाहर बेची, वहां से पैसे आ गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से आ गई। टूरिस्ट आ गए, फॉरेन टूरिस्ट हमारे इसमें आ गए, या हमारे लोग बाहर काम करते हैं, वहां से वो पैसे भेजते हैं। ठीक हो गया। अब यहां से बाहर कैसे पैसे जाते हैं? हमने इंपोर्ट किया, जब हमने कोई चीज इंपोर्ट की, जैसे हमने ऑयल खरीदा, तो यहां से हमने पैसे देने हैं। इंटरनेशनल डेट या सिटीजन्स ट्रैवलिंग अब्रॉड, आप में से बहुत सारे लोग यहां से यूएस चले गए, तो आपने यहां के पैसे बाहर ले लिए, तो ये हो गया मनी आउट। अब अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे किस तरह की सिचुएशन थी 1991 में। 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी ना, उनको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्यों? बिकॉज where the country's earning from exports and other receipts were insufficient to cover its import bill।
हमारी जो अर्निंग थी, हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे ना, वो रिसीव्ड इतने ज्यादा कम थे कि हमारे पास जो इंपोर्ट बिल थे उनको भी हम नहीं भर सकते थे, और जो हमने बाहर से लोन लिया हुआ था उसको भी हम वापस नहीं कर सकते थे। इन जून 1991 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना, यानी जो बाहर की करेंसीज हमारे पास थी जिससे हम पेमेंट करते हैं ऑयल के लिए, जब हम ऑयल खरीदते हैं या कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, वो बचा था 1.2 बिलियन। कितने टाइम के लिए था? सिर्फ 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए हमारे पास अब पैसे बचे थे कि हम एसेंशियल गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे। कितनी ज्यादा खराब सिचुएशन थी। इसका एक और कारण है, वो है गल्फ वार। मिडल ईस्ट में जंग चल रही थी, उस वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास, हम तो पहले से ही डूबे थे, उस वजह से और नीचे चले गए। फिर अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिकली, ये तो हो गई एक्सटर्नल रीजन, बाहर की वजह से हमारे मुल्क में क्या क्या हो रहा था। अब डोमेस्टिकली भी अगर हम देखेंगे तो उस टाइम पे जो फिस्कल डेफिसिट था ना, वो पहुंच चुका था 8.4% ऑफ जीडीपी। तो ये भी हमारी बहुत बुरी हालत हो रही थी। इन सब रीजंस की वजह से इंडिया इस कंडीशन में पहुंच चुका था कि इंडिया अब डिफॉल्ट हो जाता। जितने भी हमने लोन बाहर से लिए, इंडिया डिफॉल्ट करता। फिर इंडिया गवर्नमेंट इस चीज के लिए मजबूर हो गई, 67 टन ऑफ गोल्ड हमने एज ए कोलेट्रल रखा बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास। फिर जाके हमें इमरजेंसी लोन आईएमएफ से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ मैं उसका आंसर नहीं बताता हूं, उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो मैं चाहता हूं कि आपको क्लियर कर दो। अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने लाइक, कमेंट एंड लास्ट पे आपने शेयर जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 2। इन 1991 इंडिया met with an economic crisis where the dash reserve fell so low that they were not sufficient for even a। देखो अभी मैंने समझाया, अब मैं देखूंगा आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। जल्दी से लिखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड आंसर, मुझे बताओ जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा। देखो पहला वाला तो सब कह रहे हैं वेयर द फॉरेन एक्सचेंज, यानी गोल्ड नहीं है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा कम हो चुका था, ठीक है। अब हमारे पास कितने टाइम के लिए पैसे नहीं थे, फोर्टनाइट या क्वार्टर। तो फोर्टनाइट हमने पढ़ा अभी, 2 हफ्तों के लिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। आपने यहां पे कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं 1991 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे ना, उसमें उसके बोलो। रिड्यूस्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्या हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो कम हो गए थे? बिल्कुल करेक्ट है। रोलिंग ओवर ऑफ इंडियन फॉरेन डेट बाय इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये बी है। ए ने लोन लिया हुआ है बी से और इसको कहा है कि आपने 12 अगस्त को लोन वापस करना है, लेकिन ए के पास पैसे नहीं है। ए गया बी के पास, ए बी को कहता है कि प्लीज मेरी कुछ डेट एक्सटेंड कर दो, ठीक है, यानी मान के चलो अगले साल 12 अगस्त को मैं आपको दे दूंगा, 1 ईयर एक्सटेंशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं रोलिंग ओवर ऑफ। अब मुझे बताओ, रोलिंग ओवर ऑफ इंडियन फॉरेन डेट बाय इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, क्या उस टाइम पे इंटरनेशनल क्रेडिटर्स ने ये कहा था कि कोई बात नहीं, अभी आप नहीं हमारा लोन वापस करना, कुछ टाइम के बाद करना? कहा था? नहीं कहा था। तभी तो फिर इंडिया ने 67 टन गोल्ड फिर उसको कलेक्ट्रल रखना पड़ा ना, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इंक्रीज इन द फिजिकल डेफिसिट, बिल्कुल। सेल ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिजर्व, हमने अपने रिजर्व से गोल्ड निकाला और उनको कलेक्ट्रल रखा, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3, यानी सिर्फ बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज या हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991? जब 1991 में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन,
उसके बाद कुछ चीजें हुई, यहां पे स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। क्या इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसके बाद इंक्रीज हो गए? करेक्ट है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड, ये भी करेक्ट है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। बताओ, क्या शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी ये भी इंक्रीज हुआ? अक्सर बच्चे इस चीज को गलत कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। अगर हम डेटा देखेंगे ना, तो 1991 में 26% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, लेकिन अगर हम करंट पोजीशन देखेंगे ना, 16 to 18% आज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स is an example of privatization through disinvestment in India after the 1991 economic reforms। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हुई, ठीक है। अब इनमें से आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की एग्जाम्पल है लेकिन थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, बताओ जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट हुई। तो इसका यहां पे करेक्ट आंसर है सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर बेच देती है। अब डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी होती है, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट भी होती है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उसके शेयर गवर्नमेंट के पास है, मान के चलो गवर्नमेंट के पास 90% ऑनरशिप है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसमें से बेचकर सिर्फ अपने पास 45% रखा। कोई और प्राइवेट प्लेयर है, उसके पास 51% चला गया। अब जिसके पास 51% शेयर्स हैं उसी के पास मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट शेयर अपने शेयर्स को बेचती है, यूजुअली 50% और मोर, 50% या उससे ज्यादा, along with the transfer of management control। फिर जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी उन्हीं के पास चली जाती है। जैसे आपने सुना होगा एयर इंडिया। एयर इंडिया पहले इंडिया के पास थी, इंडिया गवर्नमेंट के पास थी, अब किसके पास है, टाटा के पास है। मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ टाटा वाले देखते हैं। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि थोड़े से आपने शेयर बेच दिए, जैसे 90% है तो 10% बेच दिया। जैसे आईपीओ लाया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू या एफपीओ के थ्रू, ये डिसइन्वेस्टमेंट होती है। फिर आपने सुना होगा महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। ये क्या है, ये क्लासिफिकेशंस हैं। किन की क्लासिफिकेशन है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो सेंटर के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ना, उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। जैसी उनकी परफॉर्मेंस वैसी उनकी क्लासिफिकेशन, फिर उनको उसी तरह का कंट्रोल दिया जाता है। जैसे महारत्ना कंपनीज एंजॉय द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर, उनके पास सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है, वो अपने लेवल पे डिसीजन कर सकते हैं। नवरत्न कंपनीज रिसीव मॉडरेट ऑटोनॉमी, ठीक है। फिर मिनी रत्न, उनको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमीडिएट मेजर वाज टेकन इन 1991 टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया। हमने पढ़ा 1991 की क्राइसिस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तो किया, लेकिन कुछ ऐसे मेजर्स भी उठाए जो जल्दी इस चीज को करेक्ट करते, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू था वो जल्दी करेक्ट हो जाता। तो कौन से वो क्विक स्टेप्स थे, इंक्रीजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, devaluation of rupee against foreign currency या revaluation of rupee against foreign currency या introduction of fixed exchange rate। एक एक स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ो और फिर मुझे आप इसका आंसर बताओ क्या क्या होगा, सोचो जरा आप।
सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक है डिवैल्यूएशन, दूसरा है रिवैल्यूएशन। अब ये डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द डेलिब्रेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी। जब हम डेलिब्रेटरी अपनी करेंसी को यानी रुपया को हम उसकी वैल्यू को कम करेंगे। क्यों? इससे क्या होगा? हम क्या करेंगे? अपनी रुपी वैल्यू को डॉलर के मुकाबले में कम करेंगे। इससे हमारी जो चीजें हैं वो सस्ती पड़ेंगी, यानी बाहर से लोग आएंगे हमारी चीजों को खरीदेंगे, यानी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा और हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। रिवैल्यूएशन क्या होता है? अपनी रुपये की वैल्यू को इंक्रीज कर देना। ठीक है, लेकिन 1991 में क्या हुआ था? डिवैल्यूएशन हुई थी। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अभी तक डिवैल्यूएशन 3 बार हुई है। एक सितंबर 1949 फर्स्ट डिवैल्यूएशन हुई थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश पाउंड भी डिवैल्यू हुआ था, तो इंडिया ने भी कर दिया। फिर 6 जून 1966 सेकंड डिवैल्यूएशन हैपन ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था, स्वेयर ड्रॉट एंड 1965 की जंग जो पाकिस्तान के साथ हुई। फिर 1 जुलाई एंड 3 जुलाई 1991 में एक ही हफ्ते में 2 बार हुई है। फर्स्ट हुई थी 1 जुलाई को, फिर 3 जुलाई को। द थर्ड डिवैल्यूएशन अकर इन 2 स्टेप विद इन द सेम वीक। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहां पे मैंने लिखा है। अगर हम देखेंगे, डिवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट इन 2 फेजेस। 1 जुलाई 1991 को रुपया को डिवैल्यू किया था 9%, फिर 3 जुलाई को 11% डिवैल्यू किया। हमारा जो एक्सपोर्ट है ना ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, एंड जो इंपोर्ट है वो कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991? बताओ। अगर हम देखेंगे 1991 में जनरली 2 मेजर्स लिए गए थे। एक तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, दूसरा हमारे पास था स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। तो यहां पे आपने बताना है इनमें से कौन सा है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। अच्छा, स्ट्रक्चरल में क्या है? ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स है, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखना था कि यार अभी जो करंट सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, पहले तो हमें इससे बाहर आना है, उसके लिए लाए गए स्टेबलाइजेशन मेजर। फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें अच्छा रहना है, उसके लिए लाई गई स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, ये क्या था? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। टैक्स रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, एंड जो उस टाइम पे करंट चल रहे थे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, ये हमारे पास है स्टेबलाइजेशन मेजर। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1991 recommended by the नरसिम्हम कमेटी includes। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, जो नरसिम्हम कमेटी है ये किसके रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है, या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पहले नंबर पे। अब इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन की ये आपको पता होनी चाहिए। बताओ। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, रिडक्शन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बताओ जरा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड सी, यानी सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम नरसिम्हम कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 कमेटीज बनी थी। पहली कमेटी बनी 1991 में। ठीक है, एंड जो सेकंड कमेटी है ये बनी 1998 में। अब जो 1991 में कमेटी बनी उसकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैंने यहां पे लिखी। अब आप सोच रहे होंगे ये जो नरसिम्हम कमेटी है ना, ये शायद एम नरसिम्हा राव है। नहीं, बल्कि जो नरसिम्हम कमेटी है ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी इसको हम यहां पे देखेंगे। द रेगुलेशन ऑफ बैंक वाज अंडर बोथ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई। जो बैंक्स थे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर भी आते थे एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर भी आते थे। तो पहली रिकमेंडेशन इस कमेटी ने ये दी कि ये जो हमारे पास बैंक है इनको कंप्लीटली आप आरबीआई के अंडर कर दो। ठीक, दूसरी सजेशन दी,
SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड CRR को आप कम करो। पहले उस टाइम पे SLR था 38.5, उसको कम करके 25% कर दिया। करंटली कितना है आपने कमेंट करके मुझे बताना है। CRR 15% से लेके 3 to 5% रखा गया। तीसरी रिकमेंडेशन, फेजिंग आउट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट। उससे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है। आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पे ये सारी अथॉरिटी बैंक के पास होती थी, अब बैंक के पास होती है। और बैंक किसके बेसिस पे इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसी डिमांड एंड सप्लाई होगी उसी हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो रहेंगे। तो दूसरी चीज ये हो गई कि डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। ओके, इट एडवोकेट ग्रांटिंग मोर ऑपरेशनल फ्रीडम टू बैंक बोर्ड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और बैंक को इन्होंने क्या दिया? ज्यादा पावर्स दी। फिर हमारे पास है सेकंड कमेटी। सेकंड कमेटी ने भी कुछ इसी को आगे किया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर हैवीली बर्डन्ड विद एनपीएस। बहुत ज्यादा एनपीएस हो चुके थे, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो, बैंक ने जो लोन दिया वो वापस नहीं आया, तो वो क्या हो गया? एनपीए हो गया। अब इस एनपीए यानी ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे ये बढ़ रहे थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, कभी कभार 20% हो जाते थे। यानी 100 लोन दिए जिसमें 20% वापस आते ही नहीं थे। इसके लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया नैरो बैंकिंग का। अच्छा, इस नैरो बैंकिंग का क्या मतलब है? नैरो बैंकिंग का मतलब यह है कि जो बैंक है वो अपने पैसे कहीं पार्क कर सकता है, यानी कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करे जो कि रिस्क फ्री एसेट्स हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक हो गया। फिर टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल शॉक्स द कमेटी सजेस्टेड इंक्रीजिंग द कैपिटल एडुकेसी रेशियो। एंड फिर इस कमेटी ने रिकमेंड किया बैंक्स को कि आपको कैपिटल एडुकेसी रेशियो इंक्रीज करनी है। अच्छा, ये क्या होती है? जैसा नाम वैसा काम। एडुकेसी मींस एडुकेट, एडुकेट लेवल ऑफ कैपिटल होना चाहिए। अब रेशो का मतलब कि किसी के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? पोटेंशियल लॉसेस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में लॉस होगा, अब जो डिपॉजिटर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, तो उनको तो कोई सेफ्टी मिलनी चाहिए ना। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि कैपिटल एडुकेसी रेशो को हमें इंक्रीज करना चाहिए। द कमेटी एडुकेटेड मर्जिंग वीक बैंक्स। एंड जो मर्जिंग है ये कॉन्सेप्ट भी इस कमेटी ने दिया। With rising NPAs threatening banking sustainability, the committee set a target to reduce, and committee ने एक टारगेट सेट किया कि हमें 2002 तक NPAs को 3% लाना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज आल्सो नेम्ड एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। इनमें से कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री? आप ये सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही होगी, बताओ। अक्सर बच्चों का यहां पे गलत आंसर आ रहा है, तो यहां पे करेक्ट आंसर है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। क्यों इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री? बिकॉज इट लेड द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। समझ गए? इसी वजह से इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करेंगे 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, किसके बेसिस पे थी? सोशलिस्टिक पैटर्न था, पूरा स्टेट कंट्रोल सिस्टम था। इस पॉलिसी ने इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में, फर्स्ट, सेकंड, थ्री। पहली, इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट। दूसरी कैटेगरी जहां पे स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ये ओपन रखा था, लेकिन विद स्टेट रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द गवर्नमेंट प्राइमरीली एनफोर्स द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? बताओ, पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किस तरह से एनफोर्स की? इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूं।
जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था ना, ये पॉलिसी 1991 से पहले थी। अब बताओ क्या हो सकता है? तो यहां पे करेक्ट आंसर है बाय यूजिंग हाई टैरिफ्स एंड कोटास ऑन इंपोर्ट्स। अब ये क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। Import substitution industrialization was an economic strategy adopted by India during the first 7 5-year plans, यानी 1950 से लेके 1990 तक। क्यों? To achieve self-reliance and reduce dependency on foreign product। भाई हमें फॉरेन प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, हमें सब कुछ आत्मनिर्भर भारत बनना है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। इसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई गई। इससे क्या, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था कि यार हमने इंपोर्ट करना ही नहीं है, हमने इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट अपने घर में बनाना है और उसी को हमने इस्तेमाल करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहले हाई टैरिफ्स लगा दिए, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाते थे। जब बाहर की चीज हम इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते थे, जब वो यहां पे आती वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती। दूसरा, कोटास, फिक्स कोटाज रखे थे कि कुछ ही चीज आप यहां पे इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेड बैरियर्स वाज टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज। हमारी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज थी ना, इनको बचाने के लिए ये सब चीजें की। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब बाहर की चीज आएगी नहीं, जब टेक्नोलॉजी आपके पास आएगा नहीं, जब कंपटीशन आएगा नहीं, उससे क्या हो गया? इनएफिशिएंसीज एंड लैक ऑफ इनोवेशन। इसकी वजह से यहां पे इनोवेशन हुआ ही नहीं, यहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई ही नहीं, ठीक है। फिर यहां पे मजबूरी पड़ गई, 1991 में इसको रिप्लेस कर दिया गया, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को रिप्लेस कर दिया। फिर आई हमारे पास लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट regarding the new industrial policy announced in July 1991। 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई उनके बारे में यहां पे आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। बताओ, क्या इट इंट्रोड्यूस्ड अ 5-year इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिव्यू मैकेनिज्म? ऐसा हुआ था? नहीं, हमने तो नहीं सुना। इट डिरिजर्व्ड सेवरल इंडस्ट्रीज प्रीवियसली earmarked फॉर द पब्लिक सेक्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1991 में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि स्टेट के लिए, जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उनको डिरिजर्व कर दिया गया, ठीक है। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एम टू लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि रिजर्व थी इसके लिए, स्टेट के लिए, उनको डिरिजर्व किया, जैसे स्टील है, एयर ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है एंड so on। Which of the following statements is true with respect to MRTP, Monopolies and Restrictive Trade Practice Act? अच्छा, पहली स्टेटमेंट है, the Monopolies and Restrictive Trade Practice Act was repealed and replaced by the Competition Act 2002। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, the asset limit for MRTP companies was fixed at Rs 25 crore by the first या original monopolies and restrictive trade practices। ये कहना चाहता है कि क्या MRTP एक्ट ने ये रखा था कि जिस कंपनी की वैल्यू 25 करोड़ या इससे ज्यादा हो जाएगी तो वो फिर MRTP हाउस में चली जाएगी, यानी इसके अंदर आ जाएगी। क्या ये करेक्ट है? ये रॉन्ग है, यहां पे 20 करोड़ होना चाहिए था। The Monopolies and Restrictive Trade Practice Act was first passed in 1969। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहां पे थोड़ा सा हम MRTP एक्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट ये लाया गया था 1969 में एंड इनटू फोर्स, और फोर्स में आया जून 1970 से। अच्छा, लाया क्यों गया था? ये इस वजह से लाया गया था ताकि कोई कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए और मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। मोनोपोली जब क्रिएट होती है फिर एक ही कंपनी का कंट्रोल हो जाता है,
उसको बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अब अगर हम बात करेंगे ओरिजिनली यहां पे लिमिट रखी थी 20 करोड़। जो भी कंपनी 20 करोड़ या इससे ज्यादा चली जाती थी उसको कहां पे डाला जाता था, एमआरटीपी एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर यहां पे 1991 में अभी ये खत्म नहीं हुआ था लेकिन लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया, 100 करोड़ रखा गया, ठीक है। कंपनीज एक्सीडिंग दिस 100 करोड़ वाज क्लासिफाइड एज एमआरटीपी हाउसेस, उनको एमआरटीपी हाउसेस में रखा जाता था। फिर उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती थी, जैसे अगर उनको फर्दर एक्सपेंशन करना है या किसी कंपनी को एक्वायर करना है उसके लिए उनको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी, ठीक हो गया। एमआरटीपी एक्ट वाज इवेंचुअली रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द, फिर इसको खत्म कर दिया गया था 2002 में जब कंपटीशन एक्ट 2002 आ गया। विद रेफरेंस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में उसके थ्रू एक कंपटीशन कमीशन बनी, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन के बारे में यहां पे स्टेटमेंट गिवन है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपटीशन एक्ट 2002 एज अमेंडेड बाय कंपटीशन एक्ट 2007, ठीक है। 2002 में ये पहले लाया गया, फिर 2007 में इसको अमेंड किया गया, फिर 2009 में भी इसको अमेंड किया गया, फिर 2023 में भी अमेंड किया गया, ओके। ये तो करेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज रॉन्ग। तो इसकी अगर हम देखेंगे, पास्ड इन 2002 रिप्लेसिंग द एमआरटीपी एक्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एमआरटीपी एक्ट को किसने रिप्लेस किया, तो कंपटीशन एक्ट ने। अब ये जो दोनों एक्ट थे ना, ये बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट है। एमआरटीपी एक्ट लाया गया था ताकि मोनोपोली ना हो, ठीक है। तो और जो कंपटीशन एक्ट है इसने इस चीज को खत्म कर दिया और इसने कंपटीशन को बढ़ावा दिया। कंपटीशन बढ़ेगा तो इनोवेशन होगी, टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है। एंड ये जो एक्ट लाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एसवीएस राघवन कमेटी, ये चीज आपको याद रखनी है। 2003 में ये लास्ट अमेंड हुआ था, ओके। The act aimed to promote and sustain competition in the markets, ये competition को promote करने के लिए, also to protect consumer interest। अगर हम बात करेंगे इसकी बॉडी की, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, एक तो इसके अंदर होते हैं चेयरपर्सन, ठीक है, एंड मेंबर्स होते हैं नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6, यानी 2 and 6 के बिटवीन में रहते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स, नहीं बल्कि 2 से ज्यादा एंड 6 से कम। तो ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट। एट द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991, ठीक है, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में, विच ऑफ द इंडस्ट्रीज लिस्टेड बिलो वर रिटेन्ड एज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर। बताओ भाई, इनमें से कौन कौन सी इंडस्ट्री उस टाइम पे रिजर्व रखी गई पब्लिक सेक्टर के लिए, यानी सिर्फ गवर्नमेंट यहां पे काम कर सकती है? बताओ जल्दी से। एटॉमिक एनर्जी है, करेक्ट है। मिनरल ऑयल्स है, ये भी है, करेक्ट। रेलवे अभी भी थोड़ी बहुत है, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये भी करेक्ट है। कोल एंड लिग्नाइट, ये भी है। टेलीकम्युनिकेशन, नो, ठीक है, ये नहीं थी। सीमेंट, ये भी नहीं थी। तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी 1, 3, 5 एंड 6। अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि करंटली कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड हैं जो कि सिर्फ स्टेट के लिए है? जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। अच्छा, अगर हम देखेंगे 1991 से पहले 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी। अब सोचो कि यार 1991 में कितनी ज्यादा रिफॉर्म आ गई, 17 से सीधा 8 पहुंच गए, यानी कि 9 इंडस्ट्रीज को इन्होंने डिरिजर्व कर दिया गया, उसमें प्राइवेट प्लेयर आ सकते थे। फिर जो 8 इंडस्ट्रीज थी वो कौन कौन सी थी? आर्म्स एंड एम्यूनिशन और उसके साथ अलाइड आइटम्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एयरक्राफ्ट एंड वारशिप। एटॉमिक एनर्जी, कोल एंड लिग्नाइट, मिनरल ऑयल्स, ठीक है, माइनिंग ऑफ आयरन ओर एंड सो ऑन, माइनिंग ऑफ कॉपर,
मिनरल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, जो एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड मिनरल्स हैं, एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज listed below are retained under compulsory industrial licensing in India? बताओ भाई, कंपल्सरी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इनमें से कौन कौन सी कंपनी उसके अंदर आती है? जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए, करंट की बात हो रही है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल है? नो, ये नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, बिल्कुल ये है। डिस्टिलेशन एंड ब्रोइंग ऑफ पोटेबल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी वो शराब जो पीने के लिए लोग लेते हैं, क्या ये है? ये भी नहीं है, ठीक है। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, पहले में भी कंफ्यूज हो रहे थे। शुगर, ये तो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, ये है। तो यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये आपके पास, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। सिर्फ करंटली 4 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि जिनमें कंपलसरी लाइसेंसिंग आती है। डिफेंस, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, हैजर्डस केमिकल्स, सिगार्स एंड सिगरेट्स। What was the investment limit set for small scale industries under the liberalization measures of the new economic policy? बताओ भाई, इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, दैट इज 1 करोड़। अगर हम करंट की बात करेंगे आज में, तो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 25 करोड़ एंड टर्नओवर इसका होना चाहिए 100 करोड़। फिर माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 2.5 करोड़, टर्नओवर अप टू 10 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट अप टू 125 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 500 करोड़। अंडर द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन in the new economic policy of 1991, the share of private sector increased from 45% to, ये 1991 उस टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन यानी वो इंक्रीज हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 45 से लेके 55% इंक्रीज हुआ था। अंडर द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, the share of private sector in the overall economic activity, यानी जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ था एकदम से 45% से लेके 55% तक, क्योंकि फिर स्लोली डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत हुई। गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स थे वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास चले गए, उस वजह से फिर ये बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, which of the following measures were part of the 1991 reforms? इनमें आपने बताना है 1991 के रिफॉर्म के टाइम पे क्या क्या मेजर्स थे। एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट कैटेगरीज, बिल्कुल करेक्ट है। ऑलमोस्ट जितने मेजर कैटेगरीज थी सब में लाइसेंसिंग खत्म हुई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ फुली फ्लेक्सिबल market determined exchange rate system immediately in July 1991, ठीक है। क्या ये हुआ था? ये इनकरेक्ट है। फुली फ्लेक्सिबल अभी नहीं हुआ था, वो कुछ टाइम के बाद हुआ था, स्टेप बाय स्टेप। रिमूवल ऑफ फॉरेन इक्विटी कैप्स अप टू 51% इन हाई प्रियोरिटी इंडस्ट्रीज, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट एंड 3। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखोगे ना, यहां पे लिखा है फॉर ऑलमोस्ट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। A fully market determined exchange rate did not happen immediately in July 1991. 1991 में immediately fully market determined exchange rate अभी नहीं हुआ था। हाँ, इसके बदले में अगर हम देखेंगे तो जो रुपी थी इसको डिवैल्यू जरूर किया गया था, ठीक है। अब कितनी शिफ्ट में और कितना क्या था मैंने अभी आपको पीछे बोला, वो यहां पे आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। Which of the following are the benefits of globalization? बताओ भाई, इनमें से कौन कौन से बेनिफिट हैं ग्लोबलाइजेशन के? इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन है, करेक्ट।
एक्सपोजर टू इंटरनेशनल इकोनॉमीज, इंटरनेशनल इकोनॉमीज का आपको एक्सपोजर मिलेगा, करेक्ट है। नो कॉम्पिटिटिव मार्केट, कंपटीशन तो है भाई, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाओगे, ग्लोबल लेवल पे जाओगे, कंपटीशन तो आएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपके पास है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपके पास लिस्ट 1 में कमिटीज गिवन है एंड लिस्ट 2 में ये कमेटी किसके रिलेटेड थी उसके बारे में गिवन है। तो आपने यहां पे करेक्ट चूज करना है। नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 2, चिलैया कमेटी, सी रंगराजन कमेटी। बताओ। देखो, जो नरसिम्हम कमेटी 1 है ना, इसको माना जाता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए कंपनी, ठीक है। नरसिम्हम कमेटी 2 अभी हमने पीछे पढ़ा, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। चिलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म। डीसी रंगराजन कमेटी पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2। देखो, नरसिम्हम कमेटी 1 के बारे में हमने पढ़ा, दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फिर नरसिम्हम कमेटी 2, दिस इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। यहां पे की रिकमेंडेशंस क्या थी, इंक्लूड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी जिन बैंक्स को पैसों की जरूरत है, एनपीएस की वजह से उनको कुछ परेशानी आ रही है, तो वहां पे हम रिकैपिटलाइजेशन करेंगे। मर्जिंग वीकर बैंक्स एंड एस्टेब्लिशिंग एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। चिलैया कमेटी, इसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, रिकमेंडेशंस इंक्लूडेड रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटीज को कम करना, रैशनलाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को रैशनलाइज करना, ठीक है, एंड जो टैक्सेस का बेस है इसको ब्रॉड कर देना। फिर सी रंगराजन कमेटी, यह है पॉवर्टी एस्टिमेशन। The Rangarajan Committee was constituted to improve the method of poverty estimation. जिस तरह से हम पॉवर्टी यानी गरीबी को एस्टिमेट करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, इस मेथड को इंप्रूव करने के लिए ये कमेटी बनी थी। It proposed a new poverty line based on the consumption expenditure. इसने किसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को प्रपोज किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, एंड इंक्लूड्स पैरामीटर लाइक फूड, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। The committee emphasized a broader approach to understanding poverty rather than, इससे पहले अगर हम देखेंगे तो सिर्फ कैलोरीज देखता था, इनटेक कैलोरीज के बारे में देखा जाता था, लेकिन अब ये ब्रॉडर अप्रोच है जिसमें फूड भी है, एजुकेशन भी है एंड हेल्थ केयर भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, बेनिफिशियल आपको लगा, तो प्लीज आपने कमेंट करना है, लाइक करना है एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करिएगा।